कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी के, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, इन्हांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। राइट, अगर आप हिंदी मीडियम से यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं तो पिछले 10 से 12 सालों का, 13 सालों का रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो के आसपास है। 2-4 जो लोग होते हैं वो तो एक अपवाद आप मान करके चलिए, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो है आप उसको समझने की कोशिश करिए कि आप अपना यूथ, अपना माइंड, अपना मनी कहाँ पर लगा रहे हैं। जो टाइम आपका एक बार स्पेंड हो जाएगा ना, लग जाएगा ना, वो वापस कभी नहीं आएगा। और जो पैसा आपका जाएगा वो भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट में जाता है, जो कि हिंदी मीडियम की बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाता है। राइट, बट आप अपने हित के बारे में सोचिए, अवेयर होइए, जानिए, चीज़ों को समझिए और इस चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक जिम्मेदारी तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ऑलराइट, और अगर आपको यूपीएससी में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना है तो उसके लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7080507433। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैसेज करना आप, उसके बाद मैं आपको टाइम बता दूंगा और आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे फोन्स भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं बच्चों के, जो कि सही बात भी है और मुझे अच्छा लगता है उनको समझाना, बताना उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इसके लिए फरवरी एंड तक या मार्च तक आ जाएगा कोर्स। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं रोज के रोज कि जिससे बच्चे अपने आप से धीरे धीरे मेहनत करना स्टार्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस आए, रियलिटी वो देखें कि हाँ एक्चुअल में कैसे चेंज किया जा सकता है। क्योंकि ये तो सबको पता है, ये तो सभी को पता है कि मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना ही चाहिए। ये विकास दिव्यकीर्ति सर को सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, विकास दिव्यकीर्ति सर को सभी लोग जानते हैं। उनके भी अगर आप वीडियोस उठा करके देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपको कहीं से हेल्प मिलती है, अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली 100% विदाउट अ डाउट यू शुड चेंज योर मीडियम। अपने मीडियम को आप हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना चाहिए आपको। उनका भी कहना है, विकास सर का भी कहना है, जो कि काफी अच्छे टीचर हैं, हम सभी जानते हैं उनको, है ना। तो आपको पता है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का क्या रिजल्ट रहता है, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग। बट ये सोचो, ये आईआईटी से हैं। क्या आप आईआईटी से हैं? क्या आपका सेम ऐसा स्टडी बैकग्राउंड है जैसा कि इनका है? 4 अटेम्प्ट में ये सिलेक्शन ले रहे हैं। क्या आपकी इतनी क्षमता है कि आप 4 बार अटेम्प्ट दे सकते हो? 4 बार अटेम्प्ट देना मतलब कम से कम आपके पास 6 साल का समय होना चाहिए। ठीक है, 1000 अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो उसमें से 990 लोग, 995 लोग इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं। तो आप अवेयर बनिए, आपको ये बताने कोई नहीं आएगा। ये अल्टीमेटली सब कुछ क्या है? बिजनेस। अगर सबकी दुकान अच्छी चल रही है, आपको कोई क्यों बताने आएगा कि आप हिंदी से इंग्लिश में चेंज करो? राइट, तो अपने माइंड को आप ओपन करो, आप समझो खुद के बारे में। एक वर्ड आप याद रखो अपने लिए हमेशा। ठीक है, एक वर्ड होता है सेल्फिश, स्वार्थी हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। स्वार्थी को और अगर सिंपल करें, स्व मीन्स क्या होता है? अपना, अर्थ मीन्स अपना हित। तो अपने बारे में आप सबसे पहले सोचो। अगर आप अपने बारे में खुद नहीं सोचोगे तो आपका सिलेक्शन या आपका जो हिंदी मीडियम का जो इतने बड़े एस्पिरेंट, जो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जो हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वहीं से तो बैठते हैं ना एग्जाम में। ठीक है, तो कौन आपको बताने आ रहा है? कोई नहीं बताने आ रहा ना। कोई ऐसा आप यूट्यूब पे कोई भी बता दो चैनल मेरे को जो ये बता रहा हो कि नहीं मैं मीडियम को चेंज कराऊंगा। सारे बड़े बड़े चैनल्स पे ये डिस्कशन हो चुका है क्या हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। इसीलिए है ना कि पता है कि इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होने, बस भाई हमको और कुछ नहीं करना है। 10 साल 20 साल के बाद जो स्थिति होगी देश की, तब की तब देखें। बट हमारा भी तो भविष्य जरूरी है ना। अगर हम सभी लोग अपने भविष्य को खुद मजबूत नहीं करेंगे तो कौन मजबूत करने आया? कोई कोचिंग है ऐसी, कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं है। तो आप अपने दिमाग को यूज करिए। ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख की फीस को मत वेस्ट करिए। लाइब्रेरी जाने का जुनून मत पालिए। घर में बैठ के 2-4 महीने पढ़ के कोशिश करिए। मैं कोर्स बना रहा हूं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, मार्च तक या फरवरी एंड तक कोर्स आ जाएगा। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स होगा जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट, जो हिंदी मीडियम से जिन्होंने फर्स्ट क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है, ठीक है, उनके लिए होगा। कि अगर आपने 1 से लेके 12 तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, चाहे आपने आर्ट साइड से की हो,
आपने कॉमर्स से की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी आपने पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मीडियम को आप चेंज कर सकते हो, ये पर्सनल गारंटी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं इस चीज के लिए। अगर मुझे खाली आकर के ऐसे भाषण देना होता तो मैं ये बुक नहीं पढ़ाता आपको एनसीईआरटी की, कि देखो ये यहाँ पे बुक रखी है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो, ये कॉन्फिडेंस में नहीं देता आपको, ठीक है। बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स होगा और एक आता है इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर एक होता है, आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। ये 300 मार्क्स का होता है, ठीक। 300 मार्क्स में 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं। अदरवाइज अगर आप इस 300 मार्क्स में 25 मार्क्स इस पेपर में नहीं लाओगे तो आपके जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 आपके ऑप्शनल का 1 पेपर एंड सेकंड पेपर ऐसे, ठीक है ना, और हिंदी लैंग्वेज या आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हो उनकी कॉपीज चेक नहीं की जाएंगी। दैट मीन्स यू विल बी कंसीडर्ड एज फेल्ड इन द मेंस, ठीक है ना। तो इंग्लिश ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंपलसरी पेपर है, जितने साल से पेपर हुआ है उन सब चीजों के सारे टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, जिससे आप इस पेपर को बहुत ईजी तरीके से निकाल सकें। ऑलराइट, फिर एक होगा सीसैट के बारे में। सीसैट में सबसे ज्यादा क्या आता है, आरसी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको बोलते हैं। तो 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस में से लगभग 40 क्वेश्चन, समटाइम्स 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे। तो ऑलमोस्ट आधा पेपर जो आता है सीसैट का, जिसको हम जनरल स्टडीज का पेपर सेकंड भी बोलते हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट में होता है, ठीक है ना। तो उसमें से आपको क्वालिफाई 80 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 28 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना होता है, सही करना होता है, बट आपको गलत एक भी नहीं करने, ठीक है। 28 के 28 पूरे सही होने चाहिए, उसके अलावा गलत कोई नहीं होना चाहिए। तो इसमें से सोचो 28 क्वेश्चन है, अगर 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ रहे तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप, मैं नहीं कहता हूं कि 28 से करेंगे, बट हाँ आराम से 20-25 तो सही कर लोगे ना आप। फिर मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन, रीजनिंग में ऐसे करके कर लोगे, कॉन्फिडेंस तो रहेगा आपको, ठीक है। उसके लिए जब आप इंग्लिश को रीड करना स्टार्ट, जैसे आपके सामने ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, आप इसको समझो ये आरसी लिखी हुई है सीसैट की। भाई एक ना कोई जगह होगी तो जहां से आप स्टार्ट करेंगे ना, देयर हैज टू बी सम प्लेस फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट, है दिस इज द प्लेस। ये एनसीईआरटी है हमारी सेकंड, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी है, इसका नाम है अवर पास्ट। अवर पास्ट नाम है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये, ठीक है। इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे बहुत से बच्चे हैं मेरे पास, इतने मैसेज आते हैं मतलब व्हाट्सएप पे, और मुझे खुशी होती है उनको रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है, कि उनको समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि हेल्पफुल कंटेंट मैं उनके लिए बना पा रहा हूँ, वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में हो रहा है कुछ, ठीक है। वो बच्चे मुझे, सर मुझसे हो नहीं रही पढ़ाई, मैं क्या करूँ, मैं रोज सोचता हूँ, मैं रोज बहुत सारे टाइम टेबल बनाता हूँ, ठीक है, सोचता हूँ, मैं रोज ऐसे ही जाके सोता हूँ कि हाँ सुबह उठ के मैं रोज पढ़ाई करूंगा, बट मुझसे नहीं हो पाता। आप अपने आंख को बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और आप एनसीईआरटी को स्टार्ट करिए पढ़ना, आपका मन करे ना करे। मेरा वीडियो आप ओपन कर लीजिए, अपनी जिंदगी, बाकी कोई भी चैनल देखो, आप कुछ करो, बट अपनी लाइफ में आप ऑनेस्ट रहो, आप मेहनत करो, टाइम को मत वेस्ट करो, ठीक है। कोई भी चैनल देखो, कोई भी कोचिंग करो, आपकी जिंदगी है, बट मेरा काम है जो बिल्कुल रियल बात होगी, प्रैक्टिकल बात होगी, वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप एक वीडियो मेरा ओपन कर लो, आप मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, वर्ड बाय वर्ड, की हिंदी मीडियम, मुझे पता ना जो बच्चे ने फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक थ्रू आउट हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करी, तो उसको तो लगेगा ही ना भाई कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। कोई हाथ पकड़ के ले चले मुझे, तब तो हाँ 1-2 महीने में आराम से मेहनत करूंगा, तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तब फिर मैं आराम से कर लूंगा। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं आपका हाथ पकड़ के लेके चल रहा हूं, बट आप अपनी मेहनत करना स्टार्ट करो, खाली मत बैठो। कम से कम 100 बच्चों के मेरे पास फोन है जिनको तो यही दिक्कत है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है मुझसे, पढ़ाई ही नहीं हो पा रही। तो आप सोचो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक दिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, अगर सोचो, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर आज आपने सोचा, आज मान लो ये है 1 तारीख है, आपने सोचा आज मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर आपने 2 तारीख को भी सोचा कि 8 से 9 घंटे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को पता नहीं होता ना कि ये सिर्फ आवर्स को काउंट करते हैं ठीक है, इतने घंटे पढ़ूंगा, बट चलो ठीक है भाई, स्टार्टिंग में सबको सब कुछ तो आ नहीं जाता है, मेहनत करते करते 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एक्सपीरियंस होते होते लोगों को चीजें समझ में आती है बच्चों को, ठीक है, कोई गलती नहीं है। बट अगर सोचो आपने फिर बनाया कि 3 तारीख को मैं ये पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा 4 घंटे, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ऐसे करके सपोज करो आपने जो है 1 महीने का प्लान बनाया। और अगर सोचो आप, मेरे को बच्चे लिटरली बता रहे हैं कि सर 1 महीने से मैं किताब छू ही नहीं पा रहा हूं और प्लान मेरा सब रेडी है, स्ट्रेटजी के वीडियो में बहुत सारे देखता हूं, ठीक है। अब सोचो अगर ये 1 वीक का प्लान है, ठीक है, और अगर आपने इस 1 वीक के प्लान में अगर आपने पूरा वीक पढ़ाई नहीं की, ठीक है, पूरा वीक अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो सोचो कि क्या होगा। अगर 1 वीक आपने पढ़ाई नहीं की, तो अगर सोचो ऐसे करके 1 साल तक का आपने पूरा स्ट्रेटजी बनाई, तो ये जो आप नहीं पढ़ रहे हो ना, डबल हो जाएगी। 1 साल की जगह 2 साल लगेंगे आपको पढ़ाई करने में।
समझ रहे हो? और फिर क्या होता है, 1 साल तक आपकी आदत बन जाती है पढ़ाई ना करने की। समझ रहे हो आप? 1 साल तक आपकी आदत पड़ जाती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो जब आप नहीं करते तो आपकी पढ़ाई नहीं होती। इसलिए आप ऐसा कोई वीडियो ओपन करो मेरा, ठीक है, और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और जितना भी कोर्स है वो आ रहा है, उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 100% आपको बता रहा हूं, आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर पाएंगे डेफिनेटली। ऑलराइट, तो जब आप अपने मीडियम को चेंज कर पाओगे ना हिंदी से इंग्लिश में, ऑलराइट, तो आपको चीजें समझ में भी आने लगेंगी। ऑलराइट, अब देखो, अब जैसे यहां पे ये हमारी एक एनसीईआरटी है। अब मान लो कोई भी आप पन्ना खोल लो, ठीक है, कोई भी पन्ना खोल लो, ठीक। जैसे मान लो ये वाला पन्ना ओपन कर लेते हैं, ये पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 2nd चैप्टर है, ठीक। बस आपको ये समझना है कि हाँ एक चैनल है, मुझे पकड़ के चुपचाप अपनी जिंदगी बनानी है। और बहुत से बच्चों को फोन आता है टॉप रैंक लानी मुझे, बस एक रैंक से नीचे में कोई मतलब नहीं है। देखो भाई, अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग राजा बाबू स्टेज में हो। जो बहुत सारे इंटरमीडिएट के बच्चों का या ग्रेजुएशन बच्चों को फोन आता है ना, आप थोड़ा समझो चीज़ों को। आपको बस ये सोचो कि मुझे सबसे नंबर 1 मेरा टारगेट क्या होना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ऑनेस्ट रहना। और ऑनेस्ट क्या सबसे पहले क्या काम करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट, ये कोई मोटिवेशन के, कोई चित्र किसी टॉपर के, वो सब कुछ नहीं भाई फर्क पड़ेगा उससे। आप लगा करके बैठे होगे, आपको खुद आप बताओ ऑनेस्टली कि कोई फर्क पड़ा आपकी लाइफ में? नहीं पड़ा। आप सिर्फ ये लिखो कि सिलेबस कंप्लीट करना मेरा पहला गोल है यूपीएससी का। सिलेबस चिपका लो, लिख लो, सामने रख लो, मोबाइल में रख लो, उसको रोज पढ़ो, ठीक है। सारे उसमें जितने भी टॉपिक लिखे हैं, जीएस 1 2 3 4, ऑप्शनल, एसे राइटिंग कुछ करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, फिर टेस्ट, ये सारा कंप्लीट कर लो। तब आप एक बार जब कंप्लीट कर लोगे ना, फिर चांसेस आपके डेफिनेटली हाई हैं। बट अगर आप अपने सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना, कभी आपका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा अगर 1 साल आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो, ठीक है। बाकी मैं स्ट्रेटजी पे एक अच्छा वीडियो लेके आऊंगा रियलिस्टिकली, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये अब स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे अगर कोई हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है तो अपने मीडियम को कैसे चेंज करे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे शिफ्ट करना स्टार्ट कैसे करे। कुछ मत सोचो, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट नाम है इस बुक का। हिंदी की बुक को साथ में नहीं रखना है, इंग्लिश की बुक को ही साथ में रखना है। 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये, ठीक है। 2nd चैप्टर है उसका ये, ऑलराइट, 2nd चैप्टर है ये उसका। बस आपको क्या करना है, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अब आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम ये वाला पैराग्राफ कवर करने वाले हैं। अब आपकी सपोज करो रीड करना स्टार्ट किया आपने, आपकी नजर पड़ी इस लाइन पे, हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक। अब वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, सब छोड़ दो, लिखना कैसे वो सारा कुछ कोर्स में बताऊंगा मैं, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। हंटर गैदरर्स का मतलब देखो, हंट एक वर्ड होता है। हंट मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक, शिकार करना। अब ये ग्रामर क्या है, यहां पे देखो हंट लिखा है ना, HUNT, हंट लिखा है। अब ER लग गया ना, तो ER जहां भी किसी भी वर्ड में लगा तो वो समझ लो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब हंटर मीन्स शिकार करने वाला। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे ग्रामर, भाई जब आप हिंदी पढ़ते हो, है ना, जब हिंदी की कोई भी रीड करते हो बुक, तो आप उसमें ये नहीं देखते ना कि संज्ञा कौन सा वर्ड है, सर्वनाम कौन सा है, क्रिया कौन सा है, विशेषण कौन सा है, विस्मयादि बोधक कौन सा है, ऐसा नहीं देखते ना आप सिर्फ रीड करते हो, समझते जाते हो। तो क्यों इंग्लिश के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इंग्लिश में चेंज कर लो, सिलेक्शन हो जाए, फिर आप हिंदी बोलो, उड़िया बोलो, मराठी बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कोई उसके लिए बाध्यता थोड़ी ना है। तो जब आप इंग्लिश को देख रहे हो ना, तो हंटर, तो बस यहीं से नोट्स बनाओ आप। हंट मीन्स क्या है, शिकार करना, हंटर मीन्स शिकार करने वाला, ER लग गया। अब देखो अगला वर्ड क्या है, गैदरर्स। तो गैदर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, जैसे आई एम गैदरिंग इंफॉर्मेशन, राइट। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, और देखो इसमें भी ER लग गया, ठीक है। तो ER लग गया मतलब क्या, इकट्ठा करने वाला, ठीक है। अब अगर हिंदी वाली एनसीईआरटी में आप जाओगे, उसका तो मैं मतलब आपको बाद में बताऊंगा। तो यहां पे हंटर मतलब क्या होगा, शिकार करने वाला, ठीक है। गैदरर्स मतलब क्या है, इकट्ठा करने वाले, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई, मान लो वो होगा, मान लो कोई जानवर होगा, ठीक है, प्राचीन काल की बात हो रही है, एंशिएंट टाइम की, ठीक। तो इन्होंने उसका शिकार किया होगा पहले, ठीक। फिर शिकार करने के बाद उसको लेकर के भी तो आएंगे, तभी तो खाएंगे उसको। तो इकट्ठा कर रहे हैं ना उसको ला करके, राइट। तो जब इकट्ठा करें तो क्या हो गया, हंटर गैदरर्स। अब इस तरीके से मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया। अब अगर आप हिंदी वाली बुक में पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा होगा, खाद्य संग्राहक, ठीक है। क्या फायदा उसको देखने से, है ना, आपको मीनिंग समझा। अब इससे आप हर जगह अर्थ निकाल लोगे। कहीं कहीं आपको कुछ नहीं समझा तो आप देखो अच्छा ER लगा है, मतलब कोई पर्सन की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है ना। आगे की कोई चीज समझो, अच्छा कोई वर्ब जैसा कुछ होगा, है ना। बट यहाँ पे क्या बन जाता है, नाउन, क्योंकि ये लोग हैं। अब यहाँ पे
एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा लोग, हंटर गैदरर्स, बहुत सारे लोग, ये ग्रुप की बात की जा रही है सपोज करो, है ना। अब ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आपको मिलेगा, ठीक है, जितने भी पीवीआईक्यू हैं उनमें भी मिलेगा, मेंस में मिलेगा, ठीक है, तो इनको आप यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी के हर बुक में मिलेगा आपको, हिस्ट्री की हर बुक में मिलेगा आपको, एंशिएंट में, ठीक। तो आप समझ गए। अब क्या है, हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्थान मान लो, प्लेस, जगह बोल लो, तो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसको एक साथ लिखो, ये मीनिंग बनाओ आप। फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है। मूव्ड मतलब क्या है, मूव करना। जैसे यहां पे ये रखा है, ठीक है, एक स्टाइलिस रखा है, मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया तो यहां से वहां चला गया। तो मूव करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना किसी चीज का। अब बता रहे हंटर गैदरर्स मूव्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए, ठीक है ना, तो मूव हुए, ये इसका मतलब हो गया। इन्होंने बताया कि हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्यों मूव हुए भाई, एक जगह से दूसरी जगह आप क्यों जाओ। सपोज करो आप मान लो पटना में रहते हो, लखनऊ आ रहे हो आप, क्यों, फिर थोड़े दिन आप लखनऊ में रहते हो, फिर आप मुंबई चले जाते हो, क्यों मुंबई चले जाते हो कुछ दिन के बाद, फिर आप हैदराबाद चले जाते हो, फिर आप मालदीव चले जाते हो, क्यों, एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव कर रहे हो, तो उसके कुछ रीजंस तो होंगे ना। वही नीचे लिखा है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। फॉर दिस मतलब क्या, मूवमेंट, की एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के बहुत सारे कारण है। तो मेनी मीन्स कई, रीजंस मीन्स कारण, देयर आर मतलब रीजंस हैं, ठीक है ना। अब इतना समझ लिया आपने। अब इसके रीजंस को समझते हैं कि एक जगह से लोग दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। पहला देखो बताया गया फर्स्ट। अब जैसे यूपीएससी की जो आपको कॉपी मिलेगी ना मेंस में लिखने के लिए, वो कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ठीक है। अब ये जो एरिया ना, इसमें आप लिख नहीं सकते, अगर आप इसमें लिखोगे ना तो मेंस में भी माइनस मार्किंग होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो इसे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट नहीं लिखना। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल 1 लिखो, ऐसे डैश लगाओ, दूसरा पॉइंट ये लिखा 2, तीसरा 3, ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट लिखो या रोमन में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो मैं आपको सब चीज जितना होता थोड़ा थोड़ा बता, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे को जानकारी हो रही, पता चल रहा है। पहला रीजन क्या है, बेसिकली फर्स्ट रीजन ये है कि अब इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब मीनिंग का, वर्ड का मीनिंग आपको लिखना कैसे, अब यहां पे लिखना फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब क्या होता है, लंबे समय तक। हिंदी में लिख लो, मैं आपको बोलूं आप लिख लो, ठीक है, वीडियो को रोक के लिख लो। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, ठीक। अब क्या देखो, एट, अब यहां से देखो इफ, अब जैसे कोई वर्ड इफ आएगा ना, आप समझो इसको। इफ, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप अपने मीडियम को, तो इफ का हिंदी क्या होता है, अगर, ठीक है। अभी देखो आपको ऐसा समझ में, आपको लगेगा अरे कुछ नहीं है इसमें इतना ज्यादा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इफ, तो इसका मतलब मैंने क्या कंडीशन रखी है ना एक तरीके से। तो इफ का मतलब होता तो अगर है, बट इसका मतलब क्या कंडीशन भी है ना। अब इसका कंडीशन का अगर हिंदी में आए तो मतलब क्या होता, शर्त रखी है ना कि अगर मीडियम को चेंज करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आया, इफ जहां भी किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगा हो, इसका मतलब वो सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में पढ़ेंगे, ग्रामर में पढ़ेंगे, उनको क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखो आपको कितनी नॉलेज मिल रही है, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अलग से ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो आप, अलग से ग्रामर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो आप, ठीक है। उसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखते जा रहे हो। तो ये सही, ये तरीका होना चाहिए चेंज करने का, है ना। अब देखो यहां पे ये तो समझ गए कि शर्त की बात की जा रही है कि अगर, है ना। इफ दे मतलब क्या है, हंटर गैदरर्स, मतलब ये जो एक ग्रुप के लोगों के बारे में बात की जा रही है, उनके लिए लगा है दे मतलब होता है हिंदी में वे, है ना। तो इफ दे हैड स्टेड, अब हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी यहां पे ना, स्टे और स्टेड। इतना डीप जाएंगे बस, अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, अगर वो एक जगह पर रुकते, ये इसका मतलब होता है। तो इफ दे हैड स्टेड, अगर वे रुकते, बस इतना, रुकते, ये आपको याद रखना है। तो आपका मीनिंग बहुत जल्दी जल्दी निकल के आएगा। तो सोचो अगर आपको इस तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप सीसैट में रीड करोगे तो कितना फास्ट आप रीड कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सीसैट में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, राइट। जो कि बिल्कुल रियलिटी इसके सामने, देखो सामने प्रूफ है आपके। और साथ साथ जब आप एथिक्स को रीड करना स्टार्ट करो तो केस स्टडीज आती है एथिक्स में ये लंबी लंबी केस स्टडी आती है। उसमें 4-5 ऑप्शंस दिए रहेंगे कि ये ऑप्शन चूज करोगे आप या ये चूज करोगे ये, और अगर ये चूज करते हो तो क्यों चूज करोगे, व्हाई, आंसर इट। तो जब इतनी बड़ी केस स्टडी को आप रीड करो, कभी खोल के देखना आप, है ना, बाई चांस अगर आपको टाइम मिले कभी, तो आप यूपीएससी का एथिक्स का पेपर को डाउनलोड करना नेट से और देखना, रीड करके देखना कि कितनी लंबी होती है,
ठीक है। अब उसको जब आप रीड करने के स्टार्ट करोगे तो अगर ये सारी चीजें आपके माइंड में है, इफ दे हैड स्टेड, इफ दे हैड गॉन, अब यहां पे वर्ब खाली बदलते जाओ। अगर वो गए होते, अगर वो रुके होते, इफ दे हैड संग, अगर उन्होंने गाया होता, इफ दे हैड ईटन, अगर उन्होंने खाया होता, राइट। इसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप डेफिनेटली चेंज करेंगे। और मैं चाहता हूं लिटरली कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हो, लगभग 1000 में 400-500 लोग हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हों, एकदम जैसे होता है ना, रेवोल्यूशन आना चाहिए, क्रांति आनी चाहिए, राइट। इस तरीके से आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। सिर्फ ये वर्ब बदलनी रहेगी आपको बस, ठीक है। तो इफ दे हैड स्टेड, इसका मतलब देखो अगर वे रुकते, अगर वे रुकते। अब वो रुकते कहां? एट वन प्लेस, एक जगह पर। अगर वो एक जगह पर रुकते फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय के लिए, अगर मान लो 1 साल तक एक ही जगह पर रुके, बस यही सिंपल इसका मतलब है, ठीक है। दे मतलब देखो अभी यहां पर जो वर्ड आया ना दे, ये किसके लिए आया? हंटर गैदरर्स के लिए आया, फिर हंटर गैदरर्स के लिए आया। तो आप सोच लो, देखो चीजें रिपीट हो रही है ना, ऐसे ही रिपीट होती हैं चीजें। मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगा आपको, जैसे आपको आइडिया लगे क्लियर एकदम प्रूफ के साथ, हाँ ऐसे मीनिंग चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कुछ याद कर लो। इफ दे हैड स्टेड, इफ दे हैड स्टेड, अगर वे रुकते, इफ दे हैड ईटन, अगर वे खाते, है ना, अगर वे खाते, अगर वे नहाते, है ना, जाते, रुकते, कोई भी वर्ब लगा दो यहां पे, बस रुकते, अगर वो ये करते, अगर मैं ये करता, अगर मैं मीडियम चेंज करता। इफ आई हैड चेंज द मीडियम, अगर मैं मीडियम चेंज कर लेता या करता, तो मतलब सही मारा ना कि पास्ट में। अगर मैं मीडियम अगर मान लो 6 साल के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हिंदी मीडियम में, तो अगर मेरा वीडियो आप देखो 6 साल बाद, तो कहोगे अगर मैं मीडियम चेंज कर लेता, इफ आई हैड चेंज्ड द मीडियम। इफ यहां पे आई लगा दो, देखिए इफ आई हैड चेंज्ड लगा दोगे ना ईडी, इफ आई हैड चेंज्ड द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। समझ में आ रहे हो आप? इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूं आप ऐसे समझो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, राइट। तो इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप, ठीक है। अब यहां मतलब दे वुड हैव ईटन अप, अब इसको लगा लो आप, ठीक है। दे वुड हैव, अब यहां पे मेन मतलब क्या है? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। बट थर्ड फॉर्म छोड़ो आप ये सो दे वुड हैव ईटन अप, वे खा चुके होते। ये आप इसको इसकी हिंदी लिख लो आप ऐसे, ठीक है ना, यहां से दे वुड हैव ईटन अप, वे खा चुके होते, वे खा चुके होते, ठीक है ना। दे वुड हैव स्टेड भी लगा सकते हो, ये स्टेड अगर यहां पे लगा दोगे ना, ईटन अप को हटा करके स्टेड लगा दो, तो अगर वे रुके होते वहां पर, अगर वो वहां पर रुके होते, किसी भी जगह की बात हो, अगर वहां पर रुके होते, ऐसे एकदम सेम टू सेम चीजें हैं, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप बिल्कुल एनसीईआरटी के थ्रू समझ लो, ऐसा समझो आप, ठीक है। तो इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप, वो खा चुके होते क्या? ऑल दी अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस। अवेलेबल मतलब क्या? उपलब्ध जो भी होते हैं। जैसे मान लो कोई जंगल के आसपास आप रह रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे आपको बीट रूट या मतलब शलजम हो गया या रेडिश हो गया, मतलब मान सकते ना कि कुछ होता रहा होगा उसमें खाने लायक, है ना, या फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, ठीक है ना, फल हो गए, पत्ते हो गए, उन सबको हम वनस्पति की श्रेणी में डालते हैं। तो प्लांट मीन्स वनस्पति होता है। वनस्पति मतलब जो भी प्राकृतिक चीजें हैं हमारे पास खाने के लिए, उनमें से कुछ भी वो खा चुके होते हैं। क्योंकि एक जैसे मान लो रुक गए, मान लो 1000 लोग रहे होंगे, अब वो एक ही जगह रुक गए, ठीक, एक जंगल के आसपास। अब अगर एक साथ रुकेंगे तो वहां पे जितना भी प्लांट रिसोर्सेज है और एनिमल रिसोर्स है, इनको संसाधन बोलते हैं ना, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मनुष्य जीवित है। जानवरों को खाते हैं लोग, या तो प्लांट को, सब्जी वगैरह को खाते हैं। तो अगर 1 साल पर एक ही जगह पर रुके होते लंबे समय तक, तो खा चुके होते। देखो रुके होते तो खा चुके होते, ये पूरा एक साथ आता है, सेट आता है पूरा ये, ठीक है। अगर वे लोग एक जगह पर लंबे समय तक रुके होते तो खा चुके होते। तो इसको ऐसे बनाओ, रुके होते तो खा चुके होते। अब आप चाहो तो जो भी वर्ब लगा करके इस तरह सेंटेंस को बना सकते हो। आप कुछ भी मत सोचो, बस लिखना स्टार्ट करो। व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीनशॉट लो, लिखो उसको, स्क्रीनशॉट लो, सेंड करो, मैं करेक्ट करके बताऊंगा आपको, ठीक है। आप मेहनत करो बस, ठीक है। तो दे वुड हैव ईटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स, सारे जानवरों को मार के खाया था। फिर किस चीज पे जिंदा रहते वो? इसीलिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इसीलिए तो फर्स्ट रीजन बताया कि फर्स्ट रीजन क्यों मूव करते थे। मूव्ड, हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्यों मूव करते थे? क्योंकि अगर वो एक ही जगह रुक जाते तो सारे प्लांट्स और जो उनके पास एनिमल्स वहां के आसपास होते उनको खा चुके होते, है ना। ईटन अप, खा चुके होते। अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए होता, तो इसका मतलब बहुत कुछ है, बट यहां पे सेंस के हिसाब से देखो, देयरफॉर होता है इसलिए। दे, अब देखिए फिर आ गया, वुड हैव had to go elsewhere in search of food, इसीलिए दे मतलब फिर देखो हंटर गैदरर्स के लिए आया है,
ठीक है ना। इसीलिए दे वुड हैव यहां पे है, जाना पड़ा होगा। अब हैड टू मतलब क्या है, पास्ट में कोई चीज की मजबूरी रही होगी उनको, ठीक है। पास्ट में जब भी किसी चीज की मजबूरी बताना हो पास्ट टेंस में, कि पीछे हमारी कोई मजबूरी थी यार, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा था, तो दैट इज व्हाई आई हैड टू डू दैट, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा था। तो आप यहां से समझो कि उन्होंने बताया इसीलिए दे, वही हंटर गैदरर, वुड हैव मतलब जाना पड़ा था, ठीक है ना। गो जाना पड़ा था, एल्सवेयर मतलब कहीं और, एल्सवेयर मतलब कहीं और, इन सर्च ऑफ फूड खाने की खोज में, इसीलिए उन्हें कहीं और जाना पड़ा। अब खाना मतलब फूड मतलब क्या है, देखो ये प्लांट और एनिमल रिसोर्सेस जो यहां पे लिखा है इसके इक्वल टू में आप फूड भी लिख सकते हो, चाहे फूड लिखो या प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज लिखो, सेम मतलब है। सोचो अब आपको पता चल गया, फूड लिखो या ये लिखो, राइट। तो इतनी इजी है इंग्लिश, बस पढ़ाने वाला कोई नहीं था, अब आप पढ़ो और सिलेक्शन लो, आप अपना इंक्रीज करो, राइट। फिर क्या है, अब समझ गए फर्स्ट रीजन हो गया। अब हम सेकंड रीजन को देखते हैं, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, एक तो रीजन यही था कि अगर एक जगह रुक जाते हैं, अब देखो नॉलेज भी आपकी बूस्ट हो ना, कि एक जगह अगर वो रुक जाते, ठीक है, तो वो सारा अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज को खा चुके होते। फिर अगर सब खा चुके होते तो फिर क्या करते आगे, इसलिए वो मूव करते थे। दूसरा रीजन क्या था, एनिमल्स मतलब जानवर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरा रीजन ये भी है कि जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या है, ईदर मतलब क्या है, या तो ईदर मींस लिखो या तो इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, स्मॉलर मतलब होता है छोटा और इसका प्रे का मतलब होता है शिकार। अब स्मॉलर प्रे मतलब क्या होता है, जैसे हिरन वगैरह हो गया, ठीक है ना, छोटे छोटे खरगोश हो गए, इनका सबका शिकार करने के लिए बड़े जानवर, क्योंकि जब छोटे जानवर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे या उन जानवरों को लोग एक जगह पर खा लेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी जाएगा तो शेर का शिकार तो करेगा नहीं, हाथी का शिकार तो करेगा नहीं, जो सबसे कमजोर चीज होती है उनका शिकार करता है पहले इंसान। तो जो छोटे छोटे जानवर हैं वो अगर सबसे पहले खा लिए जाएंगे मनुष्यों के द्वारा, तो फिर जो बड़े जानवर हैं जो कि इनके ऊपर ही निर्भर हैं, तो वो कहां जाएंगे, तो जब ये खत्म हो जाएंगे वहां से, तो वो भी जानवर दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि सेकंड रीजन क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहां पे बिग एनिमल की बात की जा रही है एक तरीके से ना, अंडरस्टैंडिंग लगाओ आप। इधर या तो इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या तो छोटे छोटे जो शिकारी जानवर होते हैं उनके खोज में वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। और ईदर मींस होता है ईदर और जब भी किसी सेंटेंस में ईदर लगा होगा तो उसके आगे कहीं ना कहीं और जरूर आएगा। तो ये भी लिख लो छोटा सा नोट्स कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईदर आएगा तो उसमें आगे और भी आएगा, एकदम साधारण तरीके से पढ़ो, ठीक है। ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल। डियर मतलब क्या है, हिरन। वाइल्ड कैटल मतलब क्या है, जंगली भैंसे वैसे टाइप के भैंस वगैरह जो सब होते हैं, ठीक है ना, इनकी सर्च में। तो ये तो दोनों नाम है, ठीक है ना, या तो इनकी खोज में या फिर हाँ, और जो है इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीफ, क्योंकि ये सब तो शाकाहारी होते हैं हिरन वगैरह। तो ये लोग अगर मान लो एक जगह रह रहे हो, सूखा पड़ गया मान लो वहां, तो फिर कहां जाएंगे ये सारे जानवर। तो अगर सूखा पड़ जाता है एक जगह तो इन सर्च ऑफ ग्रास मतलब घास और पत्तियों की खोज में फिर ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो इंसान जानवरों के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है, तो फिर इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ेगा उनके साथ साथ। तो ये दूसरा रीजन है, समझ गए आप, सिंपल, आपको समझ में आ रहा है। अब लिखा है दैट इज वाई, अब इसका मतलब भी होता है इसलिए, ठीक है। देयरफॉर जो आपको वर्ड मिला था उसका मतलब भी होता है इसलिए। सो जो एक वर्ड होता है उसका मतलब भी होता है इसलिए, ठीक है। उस सारे वर्ड्स में से कोई भी आप यहां पे लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखो कितनी इंग्लिश इजी होता है। अब जैसे यहां पे देयरफॉर है, इसको समझ लो, सो मतलब भी इसलिए, दैट इज वाई मतलब भी इसलिए, दोज दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम। अब हंटेड यहां पे हु का मतलब क्या है, जो या जिन्होंने, दोज who hunted them had to, अब had to follow their movements, ठीक है ना। their मतलब क्या है, जानवरों की बात की जा रही है यहां पे, उनका जो मूवमेंट से एक जगह से दूसरी जगह जो जानवर चले जाते थे ना, इधर किसके लिए, घास और इसकी खोज में, पत्ते की खोज में, या स्मॉलर प्रे की खोज में। तो ये सब की पॉइंट्स हैं, स्मॉलर प्रे की खोज में, ठीक है ना, ग्रास एंड लीफ की खोज में तो जानवर चले। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज वाई दोज हु हंटेड। तो यहाँ पे दोज मतलब क्या है, हंटर गैदरर्स हैं, जिन्होंने किसको हंट किया, जानवरों को हंट किया। हैड टू मतलब पास में मजबूरी थी, मजबूरीवश मतलब हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो जानवरों के मूवमेंट्स को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो वो जाते थे उसको
मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको फॉलो करना पड़ता था। फॉलो मतलब क्या होता है, अनुचरण करना पड़ता था, अनुसरण करना पड़ता था, है ना, हिंदी में जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन था। अब थर्ड रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आप वर्ड मीनिंग बनाओ जैसे मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन क्या था, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, है ना। बियर मतलब क्या होता है, अब देखो अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। बियर मतलब क्या होता है, लगना, आप समझो बस। अब मतलब क्या लगना, जो ये होते हैं ना प्लांट्स, पेड़ पौधे होते हैं, या ट्रीज, एक तरीके से सेम ही समझो आप। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग जो सीजन होते हैं, जैसे बरसात का सीजन होता है तो फ्रूट वगैरह लगना शुरू होते हैं, जब आम वगैरह लगना शुरू होते हैं पेड़ों में, है ना। तो क्या होता है, बियर मतलब क्या है, फ्रूट्स लगना शुरू होते हैं पेड़ में अलग अलग सीजन्स में, है ना। तो थर्ड रीजन ये था। क्या था आगे, सो फिर मतलब क्या, इसलिए पीपल मे हैव, तो इसका मे हैव मूव का मतलब क्या है, शायद गए होंगे। सो पीपल, पीपल मींस लोग, सो पीपल मे हैव मूव, तो मतलब क्या है, शायद मूव किए होंगे, इसका ये मतलब निकालो, शायद मूव किए होंगे ना। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब ये हो गया थर्ड रीजन कि भाई हर सीजन में, जैसे मान लो एक जगह रुके हैं, अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे उस सीजन में नहीं होती है कुछ पेड़ों पौधों पे कोई भी फूल पत्तियां या फल वगैरह नहीं होते, कोई फसल नहीं होती किसी सीजन में। तो अब उनको पता है कि उस वाले सीजन में वहां पर ऐसी वनस्पतियां हैं जहां पर फ्रूट्स वगैरह होंगे, तो हम उनको खा सकते हैं, उसकी उनके ऊपर अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से सीजन जो अलग अलग होते थे, उन सीजन के हिसाब से वो उनकी खोज में, अलग अलग तरीके के प्लांट्स की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये थर्ड रीजन हो गया, ठीक है, थर्ड रीजन। अब हम आते हैं फोर्थ रीजन पे। फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ रीजन, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों मूव करते थे, व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो द फोर्थ रीजन दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज दिस। फिर से लिखा है पीपल, पीपल मतलब लोग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो सेम टू सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, कुछ भी टफ नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सर्वाइव मतलब क्या होता है, जिंदा रहना, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करना मतलब बेसिकली सर्वाइव करना, जिंदा रखने के लिए उनको नीड मींस क्या होती है, जरूरत। जरूरत किसकी, वाटर की जरूरत होती है वनस्पतियों को। भाई अगर उसमें पानी नहीं डालोगे तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे नहीं, जानवरों को भी पानी पीना पड़ता है। वेरी सिंपल बात, एवरीबॉडी नोज दैट, राइट। तो लोग, चौथा रीजन ये था कि लोग जो है, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। फिर क्या है, वाटर इज फाउंड इन लेक्स, ठीक है, झील में, जो स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धाराएं होती हैं, है ना, एंड रिवर्स, नदियों में। तो हमारा पानी कहां पाया जाता है, यही तीन चीजों में तो पाया जाता है, स्ट्रीम्स में, लेक्स में एंड रिवर्स में पानी पाया जाता है। अब क्या है, वाइल मेनी रिवर्स आर लेक्स, वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। अब इसका पेरेनियल का मतलब क्या, सदाबहार, मतलब विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। जैसे मान लो कोई रिवर है तो इसमें पूरे साल भर पानी रहता ही रहता है। अब देखिए ये जो वर्ड है ना पेरेनियल, क्योंकि ये बुक जो है वो 6th क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई है ना। तो जो 6th क्लास के बच्चों को लिखी गई, तो इसीलिए इस वर्ड का मीनिंग भी देखो यहां से यहां तक पूरा बता दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। ये देखो, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो विद वाटर पानी का, थ्रू आउट मतलब पूरा साल, शुरू से आके जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल भर पानी रहता है, उसको बोलते हैं पेरेनियल, सदाबहार मतलब हमेशा पानी रहता है। तो क्या बता रहे हैं, वाइल, जबकि, वाइल मींस जबकि, मेनी मतलब कई, रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, ठीक है। तो कुछ तो नदियां होती हैं या जो लेक्स होती हैं उनमें साल भर पानी रहता है, ठीक है। अदर्स आर सीजनल, और कुछ मतलब जो नदियां या हमारी लेक्स होती हैं उसमें सीजनल मतलब कुछ सीजन में रहेगा पानी, कुछ सीजन में नहीं रहेगा पानी, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स, तो देयर बैंक्स मतलब क्या, नदियों के किनारे के बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर उनके मतलब किसके, नदियों के किनारे, बैंक्स मींस किनारा होता है। ये सर रिवर बह रही है ना, ये तो ये उसका एक किनारा है, ये उसका दूसरा किनारा है, ये बीच में पानी है ऐसे, ठीक है, किनारा बोलते हैं उसको। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स would have, देखो यही बार बार फिर आया, would have had to go in search of water during the dry seasons। अब ड्राई सीजन मतलब क्या होता है, विंटर जब बहुत होती है और समर जब बहुत होती है, उसको ड्राई सीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर यही बात है ना, would have had to, जाना पड़ा होगा, जाना पड़ा होगा। तो इसका मीनिंग लिख लो आप, जैसे यहां पे ये है ना, would have had to go, इसका पूरा मतलब लिख लो, जाना पड़ा होगा, जाना पड़ा होगा, राइट।
अब ऐसे करके देखो यहां तक आज इसको रोकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इनको आप याद करो। कोर्स जब भी आएगा ना तो आप इंजॉय करोगे पढ़ना, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा 1 साल के अंदर, राइट। आप अपना एग्जाम दे रहोगे, ये माइंड में रखो कि हमें कोचिंग किसी के नाम से नहीं लेना, नहीं कोई बहुत बड़ी कोचिंग छोटी है। 1000 लोग जाते हैं ना, एक एक क्लास में 1000 लोग बैठते हैं, 800 लोग बैठते हैं, 500 लोग। जब उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है ना, तो कोई फोन आता है क्या कोचिंग से कि बेटा आपने हमारे यहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, 3-4 लाख रुपए की फीस दी आपने, फिर आप रहे भी मुखर्जी नगर में या आप राजेंद्र नगर में, ठीक है, वहां आपका 2.5-3 लाख रुपए खर्चा हुआ, 5-6 लाख रुपए आपके खर्च हुए ना बेटा, तो आपका क्या सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या कंडीशन है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी, कोई पूछता है आपसे? तो भाई अपना पैसा है, अपना वक्त है, अपना टाइम है, इसको सही से लगाओ, सोचो समझो और इंग्लिश स्पीकिंग बोलने की प्रैक्टिस करो। जैसे इतना पढ़ा दिया तो जो भी कीवर्ड्स है ना उनको बोलना शुरू करो मुंह से। कीवर्ड्स, वुड हैव हैड टू, गो, जाना पड़ा होगा। अब जैसे गो की जगह कुछ बदल दो, वुड हैव हैड टू ईट, खाना पड़ा होगा, है ना, खाना पड़ा होगा। वुड हैव हैड टू सिंग, गाना पड़ा होगा, ठीक है ना। वुड हैव हैड टू रीड, पढ़ना पड़ा होगा। जैसे बोलो वो IAS ऑफिसर बना तो उसको बहुत पढ़ना पड़ा होगा ना, ही वुड हैव हैड टू स्टडी अ लॉट, है ना। तो ऐसे करके जो खुद से मेहनत करने लगेगा उसको तो 100% चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा उसका मीडियम, एंड ही विल एंजॉय आल्सो, राइट। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, यहां तक आपने वीडियो को देखा है, तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करें अगर आपके कोई फ्रेंड है, अदरवाइज आप खुद से मेहनत करें। थैंक यू।